जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय न्याय संहिता सन 2023 के अध्याय 6 में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। हमने भारतीय न्याय संहिता से संबंधित लगभग 11 वीडियो अपलोड कर दिया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से संबंधित भी लगभग समग्र वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अन्य भी जो लोकल लॉज हैं या अपने यूपी में जो रेवेन्यू से संबंधित जितने भी लोकल लॉ हैं उससे संबंधित मैंने पूरा जो है समग्र रूप से वीडियो अपलोड कर दिया है, जो पीसीएसजे और एचजेएस में जिसका सिलेबस है। तो कृपया जो खासकर तैयारी करने वाले हैं वो लोग उसका अध्ययन कर सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो में हमने बनाकर डाला है, बहुत ही उपयोगी होगा। इस समय खासकर जो यूपी जो आगामी परीक्षा जो 22 जुलाई को होने वाली है जेस का, उसमें अगर जो कोई एक बार वीडियो देख लेता है तो 100% लगभग उसके जो है प्री के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आते हैं वीडियो पर। वीडियो पे आने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। विषय पर आते हैं। हम लोग धारा 111 में चर्चा कर चुके हैं कि एक संगठित अपराध क्या होता है और संगठित अपराध के बारे में भी पूरा विस्तार से हम लोगों ने देखा। लगभग उसमें 7 उपधाराएं हैं। उन उपधाराओं में क्या क्या कही गई हैं बातें, स्पष्टीकरण में क्या दिया गया है, उपधारा 2 के सब चीज़ को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। अब आते हैं धारा 112 पर। ये कहता है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मतलब जो चीज़ें उसमें धारा 111 में छूट गई थी इसको समाहित कर रहा है कि यदि कुछ ऑर्गेनाइज्ड व्यक्तियों द्वारा, जो कि धारा 111 में जिस टाइप के व्यक्ति हैं, अगर जो उनके द्वारा कोई छोटा अपराध किया जाता है तो उसका भी प्रावधान इसमें धारा 112 में कर दिया गया है, ताकि ये ना हो कि ये इन लोग का कृत्य किसी धारा में कवर नहीं करता है। तो ये कवर करने के लिए धारा 112 इसमें नया जोड़ा गया है। मतलब नया जोड़ा क्या गया है, नया अधिनियम ही है। मतलब आप समझ लीजिए भारतीय दंड संहिता में ये धाराएं नहीं थी, इन सब अपराधों का परिभाषा नहीं था। इसमें एक नया तरीका जिन जिन अपराधों में अभियुक्त द्वारा अपनाया जाता है उसको समाहित करते हुए ये नया अधिनियम बनाया गया है। तो धारा 112 देखते हैं। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, whoever being a member of a group or gang either singly or jointly commits any act of theft, snatching, cheating, unauthorized selling of tickets, unauthorized beating or gambling, selling of public examination question paper or any other similar criminal act is said to be commit petty organized crime। अब देखिए ये जो जितने की वर्ड इसमें जो अपराधों के बारे में बताया गया है, ये प्री में यही पूछेगा। 3 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से 3 ये देगा और कोई दूसरा अपराध दे देगा कि इसमें से कौन से अपराध नहीं है या इनमें से सभी हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। अब हिंदी वर्जन इसका ये है कि जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए या तो अकेले या संयुक्त रूप से चोरी, झपटमारी, छल, टिकटों के अपराधिकृत रूप से विक्रय, आपराधिक शर्त लगाने या जुआ खेलने, लोक परीक्षा प्रश्न पत्रों का विक्रय या कोई अन्य समरूप आपराधिक कृत कारित करता है तो वह छोटा संगठित अपराध कारित करता है। अब ये आ गया एक्सप्लेनेशन कर रहे कि फॉर द पर्पज ऑफ द सब सेक्शन थेफ्ट इंक्लूड ट्रिक थेफ्ट, थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल्स, ड्वेलिंग हाउस और बिजनेसेस प्रमाइसेस, कार्गो थेफ्ट, पिक पॉकेटिंग, थेफ्ट थ्रो कार्ड, स्कीमिंग, शॉपलिफ्टिंग एंड थेफ्ट ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब देखिए जो थेफ्ट शब्द इसमें दिया गया है, इसको हमने पहले ही कहा था कि जो वर्तमान में जिस टाइप के अपराध हो रहे हैं वो चूँकि आईपीसी में गवर्न नहीं हो पा रहे थे, उस तरीके का पुराने अधिनियमों में कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, उस तरह के अपराध नहीं थे। जैसे जैसे साइबर क्राइम बढ़े हैं, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, उस तरीके से अपराध का स्वरूप भी बदल गया है। तो इसमें उन सब चीज़ को, जो चोरी की बात है, चोरी को इंक्लूड करते हुए इसमें कहा गया है इस धारा के पर्पज से कि इस उपधारा के
प्रयोजनों के लिए चोरी में चालाकी से चोरी, वाहन, निवास घर या कारोबार परिसर कार्गो से चोरी, पॉकेट मारना, कार्ड स्कीमिंग, शॉपलिफ्टिंग के माध्यम से चोरी और स्वचालित टेलर मशीन की चोरी शामिल है। अब उपधारा 2 क्या कह रहा है कि हूएवर कमिट्स एनी पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। चूँकि उपधारा 1 में परिभाषा दिया है और उपधारा 2 में इसको दंड के बारे में बताया गया कि क्या दंड होगा। तो दंड इसका कह रहा है कि जो कोई छोटा संगठित अपराध कारित करता है वो ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 1 वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दायी होगा। अब इसके बाद एक नया और जोड़ा गया है टेररिस्ट अटैक। अब टेररिस्ट अटैक के बारे में आईपीसी में कुछ नहीं था, राजद्रोह केवल था, लेकिन यहाँ पे चूँकि नए नए आयामों के माध्यम से अपराध आए हैं तो उसको धारा 113 में जोड़ा गया है टेररिस्ट अटैक नया। और धारा 113 कहता है कि हूएवर डज एनी एक्ट विथ द इंटेंट टू डियर थ्रीटेन आर लाइकली टू थ्रीटेन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया आर विथ द इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर आर लाइकली टू स्ट्राइक टेरर in the people or any section of the people in India or in any foreign country। अब ये कह रहा है कि जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या भारत में या किसी विदेश में जनता या जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से बाय यूजिंग बम, डायनामाइट or other explosive substance or inflammable substance or firearms or other lethal weapons or poisonous or noxious gases or other chemicals or by any other substance whether biological, radioactive, nuclear or otherwise of a hazardous nature or by any other means of whatever nature to cause or likely to cause। क्या कर रहे हैं? बम द्वारा, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या अग्नायुधों या अन्य प्रहरण आयुधों या विषों या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थ का, चाहे वह जैविक, रेडियोधर्मी, नाभिकीय हो या अन्यथा हो, या किसी भी प्रकृति के किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है जिससे डेथ और इंजरी टू एनी पर्सन और पर्सन्स, लॉस और डैमेज टू और डिस्ट्रक्शंस और प्रॉपर्टी और disruptions of any supplies or services essential to the life of the community in India or in any foreign country or damage to the monetary stability of India by way of productions or smuggling or circulating of counterfeit Indian paper currency, coin or of any other material or damage or destructions of any property in India or in a foreign country used or intended to be used for the defense of India or in connection with any other purpose of the government of India, any state government or any of their agencies। इस प्रकार से इसने कहा कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उन्हें क्षति होती है, होने की संभावना है। दूसरा कह रहा है कि संपत्ति की हानि या उसका नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है, या भारत में या किसी विदेश में समुदाय में जीवन के लिए अनिवार्य किन्हीं पदार्थों या सेवाओं के में विघ्न पैदा करता है या होने की संभावना है। चौथा कह रहा है कि सिक्के या किसी अन्य सामग्री की कूटकृत भारतीय कागज करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन के माध्यम से भारत को आर्थिक स्थिरता को नुकसान होता है या होने की संभावना है। पांचवा कह रहा है कि इसका भारत की प्रतिरक्षा या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या उसके किन्हीं अभिकरणों के
किन्हीं अन्य प्रयोजन के संबंध में उपयोग की गई या उपयोग किए जाने के लिए आशित भारत में या विदेश में किसी संपत्ति का नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है। तो बी इसका कह रहा है अदरवाइज ओवरवेज बाई मीन्स ऑफ criminal force or the shows of criminal force or attempts to do so or cause death of any public functionary or attempts to cause death of any public functionary। किसी लोक कृत्यकारी को आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल का प्रदर्शन करके आतंकित करता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करता है या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है। सी कह रहा है डिटेन्स किडनैप्स आर एबडक्ट्स एनी पर्सन एंड थ्रेटिंग टू किल आर इंजर सच पर्सन आर डज एनी अदर एक्ट इन ऑर्डर to compel the government of India, any state government or the government of a foreign country or an international or intergovernmental organization or any other person to do or obtains from doing any act, commit a terrorist act। अगर इतना सब ये करता है यानी कि किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है, उसका व्यपहरण या अपहरण करता है या ऐसे व्यक्ति को मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी देता है या भारत सरकार, किसी राज्य की सरकार या किसी विदेश की सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या उसे न करने के लिए बाध्य करने हेतु कोई अन्य कार्य करता है तो वह आतंकवादी कृत्य करता है कहा जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन पब्लिक फंक्शनरी का मतलब क्या हुआ मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज आर एनी अदर फंक्शनरी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पब्लिक फंक्शनरी। लोक कृत्यकारी का मतलब क्या होता है? करे लोक कृत्यकारी से संवैधानिक प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में लोक कृत्यकारी के रूप में अधिसूचित कोई अन्य कृत्यकारी अभिप्रेत है। बी कह रहा है काउंटरफिट Indian currency means the counterfeit currency as may be declared after examination by an authorized or notified forensic authority that such currency imitates or compromises with the key security features of Indian currency। कुटकृत भारतीय करेंसी से ऐसी कुटकृत करेंसी अभिप्रेत है जो किसी प्राधिकृत या अधिसूचित न्याय संबंधी प्राधिकारी द्वारा यह परीक्षा करने के पश्चात की ऐसी भारतीय करेंसी की मुख्य सुरक्षा विशेषताओं की अनुकृति है या उसके अनुरूप है उस रूप में घोषित की जाए। तब ये कह रहा है कि उपधारा 2 हु एवर कमिट्स ए टेररिस्ट एक्ट सेल। अब जो उपधारा 1 में पूरी कहानी बताई गई है कि आतंकवादी कृत्य क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि पब्लिक फंक्शनरी क्या है, काउंटरफिट इंडियन करेंसी क्या है, और उपधारा 2 कह रहा है कि हु एवर कमिट्स ए टेररिस्ट एक्ट सेल, यानी कि जो कोई आतंकवादी का कृत्य कारित करता है तो उसमें अलग अलग कंडीशन दिए गए हैं और अलग अलग दंड दिए गए हैं। इफ़ कह रहा है इफ़ सच ऑफेंस has resulted in the death of any person be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। यदि कोई अपराध ऐसे परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। बी कह रहा है कि इन अदर केस बी punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। बी इसका कह रहा है कि यदि अन्य मामले में, यानी कि ऊपर अगर जो किसी की मृत्यु नहीं कारित होता है, केवल इंजरी होता है, तब की बात कर रहा है कि किसी अन्य मामले में वह कारावास है जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने का भी दायी होगा। अब ये अन्य मामले में केवल इंजरी तक ही नहीं सीमित है। यहाँ पे देखिए फॉरेंसिक जांच द्वारा यदि पता चलता है
कि कोई व्यक्ति काउंटरफिट इंडियन करेंसी का संचालन कर रहा है और पर्पज क्या है उपधारा 1 में दिए गए हैं, तो उस पर्पज से भी ये उपधारा 2 लागू होगा। उपधारा 1 यदि नहीं लागू होता है तो उपधारा 1 स्पेशली किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब के बारे में है, और उपधारा क्लास ए और क्लास बी जो है अन्य के मामले में है। अब उपधारा 3 कह रहा है कि हु एवर कॉन्स्पिरेस आर अटेम्प्ट्स टू कमिट आर एडवोकेट्स अवेट्स एडवाइस आर incitates directly or knowingly facilitates the commission of a terrorist act or any act preparatory to the commission of a terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। उपधारा 3 कह रहा है कि जो कोई आतंकवादी कृत्य करने या आतंकवादी कृत्य करने की तैयारी करने का षड्यंत्र करता है या प्रयत्न करता है या दुष्प्रण करता है, पक्षारोपण करता है, सलाह देता है या उत्तेजित करता है या ऐसे कार्य का किया जाना प्रत्यक्षतः या जानबूझकर सुकर बनाता है, वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु वह आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। अब देखिए कृत्य का अलग अलग रूप बता रहा है और उसी के अनुसार में ये दंड को भी परिभाषित कर रहा है। चौथा इसका कह रहा है उपधारा हुएवर ऑर्गेनाइजेज आर काजेज टू बी ऑर्गेनाइज एनी कैंप आर कैंप्स फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन टेररिस्ट एक्ट आर रिजल्ट्स आर रिक्रूट्स आर काजेज टू बी रिक्रूटेड any person or persons for commission of a terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। उपधारा 4 कह रहा है कि जो कोई आतंकवादी कृत्य का प्रशिक्षण देने के लिए किसी शिविर या किन्हीं शिविरों का आयोजन करता है या आयोजन करवाता है या आतंकवादी कृत्य को कारित करने के लिए किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की भर्ती करता है या भर्ती करवाता है तो वह कारावास है जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दायी होगा। उपधारा 5 इसका कह रहा है कि एनी पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन्वॉल्व्ड इन टेररिस्ट एक्ट शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। कोई व्यक्ति जो आतंकवादी संगठन का सदस्य है जो आतंकवादी कृत्य में शामिल है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माने का भी दायी होगा। छठवां इसका कह रहा है उपधारा कि हुएवर वायलेंटरली हार्बर्स आर कंसील्स आर अटेम्प्ट्स टू हार्बर्स आर कंसील any person knowing that such person has committed a terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine, provided that this subsection shall not apply to any case in which the harbor or concealment is by the spouse of the offender। अब इसका उपधारा 6 कह रहा है कि जो कोई ऐसे व्यक्ति को यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति ने किसी आतंकवादी कृत्य का अपराध किया है स्वेच्छा संश्रय देता है या छिपाता है या संश्रय देने या छिपाने का प्रयत्न करता है वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दायी होगा। प्रोविजो इसका कहता है कि परंतु यह उपधारा ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा जिसमें संश्रय देने या छिपाने का कार्य अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया गया है। मतलब कोई व्यक्ति कोई अपराध करके घर आ जाता है चाहे पति हो पत्नी हो और उसको कोई संरक्षण मिल जाती है तो दूसरा व्यक्ति स्पाउस जो है इसके लिए दंड का भागी नहीं होगा, उसको यहाँ पे संरक्षण मिला है। 7वां कह उपधारा कि हुएवर नॉइंगली पजेसेज any property derived or obtained from commission of any terrorist act or acquired through the commission of any terrorist act shall be punished with imprisonment for a term which may extend to imprisonment for life and shall also be fine। उपधारा 7 इसका कह रहा है कि जो कोई किसी आतंकवादी कृत्य से प्राप्त या अभिप्राप्त या आतंकवादी कृत्य करने के माध्यम से अर्जित किसी संपत्ति को जानते हुए कब्जे में रखता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दायी होगा।
एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाई डिक्लेयर दैट द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शैल डिसाइड वेदर टू रजिस्टर द केस अंडर दिस सेक्शन और अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1976। ये कह रहा है कि शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का अधिकारी यह विनिश्चय करेगा कि क्या इस धारा के अधीन या विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अधीन मामला रजिस्ट्रेट किया जाए। अब चूंकि देखिए प्रक्रिया से संबंधित है, इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इस चीज़ को देना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि नए नए लोग हैं, हम बहुत इस पर कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए एक समय था कि जो पुराने हमारे सीनियर अधिवक्ता बंधु हैं या जो वाकई में विधि विशेषज्ञ हैं, वो जब कोई किताब पढ़ते हैं तो उनको पता है कि कौन सा सब्सटेंसिव लॉ है और कौन सा जो है प्रोसीजरल लॉ है। चूँकि भारतीय न्याय संहिता जो है ये सब्सटेंटिव लॉ है, इसमें सिर्फ अपराधों का परिभाषा होना चाहिए और उसके बारे में दंड का व्यवस्था होना चाहिए। प्रक्रिया संबंधी जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऑलरेडी व्यवस्थाएं हैं, उसमें कहीं से ये चीज़ जोड़ा गया होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन अब चूँकि इसी के साथ जोड़ दिया गया है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अब हम लोग को स्वीकार करना चाहिए, चूँकि नए ज़माने के लोग हैं, नए नए प्रक्रियाएं हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट करना ठीक नहीं है। हम पुनः अपने विषय पर आते हैं। धारा 112 में 7 उपधाराएं हैं। हम लोगों ने देखा कि कैसे कोई अपराधी द्वारा कोई आतंकवादी कृत्य किया जाता है, उसको डिफाइन किया गया है उपधारा 1 में क ख ग घ के माध्यम से, और उपधारा 2 से दंड के बारे में प्रावधान दिया गया है 2 से लेकर के 7 में कि किस टाइप का कार्य किया जाएगा तो किस टाइप का दंड होगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। अगली वीडियो में नई ऊर्जा के साथ मैं पुनः आऊँगा। जाने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि ऐसे ही मैं छोटे छोटे वीडियो जब अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। बेयर एक्ट जरूर एक बार आप पढ़िएगा, कोई कमेंट्री आई होगी इस विषय पर तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हालाँकि हमें लगता है कि अभी कोई इस तरह के केसेज नहीं आए हैं और न ही इस पर माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का कोई ऑब्जर्वेशन आया है। फिलहाल बेयर एक्ट जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।